नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त डीडी न्यूज और डीडी न्यूज पे इस वक्त खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। लगातार डीडी न्यूज के इस नए लुक के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम नई तकनीक की बात हो या फिर विविध रंगों की बात हो, हमने बहुत कुछ समाहित किया, लेकिन आपके भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, उन्हीं खबरों की विश्वसनीयता के साथ हम लगातार हाजिर हैं और बने हुए हैं। आज की खबरों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है अगले दौर के लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में आज एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 चुनावी रैलियां राजस्थान में की, तो तमाम अन्य स्टार प्रचारकों ने भी अलग अलग राज्यों में कमान संभाली। विपक्ष की ओर से अगर बात की जाए तो एक बड़ी रैली करने का दावा किया गया रांची में, लेकिन बहुत से विपक्षी बड़े नेताओं की मंच से गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। तो साथ ही साथ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे तमाम विपक्षी दलों के कार्यकर्ता आज आपस में भिड़ गए उसी रैली में जहां पर विपक्षी एकता का मुजाहिरा करने की बात की जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्षी एकता कितनी पास, कितने दूर वाले सवाल पर एक खरा उतरती है। इस विषय पर करेंगे आज हम विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के जालौर में बांसवाड़ा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया माओवादी सोच से प्रेरित। कहा जनता की संपत्ति छीनकर ज्यादा बच्चे वालों को बांटना चाहती है कांग्रेस। चुनाव के बीच इंडी गठबंधन में आई सिर्फ टोवल की नौबत। रांची में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में भिड़े कार्यकर्ता। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प। रैली में राहुल, उद्धव और येचुरी की गैर हाजिरी पर भी उठे सवाल। वायनाड में और मुश्किल हुई राहुल गांधी की डगर। कांग्रेस के जिला महासचिव ने थामा बीजेपी का दामन। कहा आम जनता तो दूर, उन जैसे पदाधिकारियों से भी नहीं मिलते थे राहुल। मोदी का भाजपा उम्मीदवार को पत्र। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को दी धार। जेपी नड्डा की बुल्ढाना और हुगली में रैली। अमित शाह ने कटिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। राजनाथ सिंह ने मुर्शिदाबाद में बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। विपक्ष ने भी दी अपने चुनाव प्रचार को रफ्तार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने पार्टी के पक्ष में किया प्रचार। भाजपा पर बोला हमला। बसपा प्रमुख मायावती की अमरोहा में चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती पर 2550 में भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का किया उद्घाटन। स्मारक, डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा भगवान महावीर का शांति और सद्भावना का संदेश विकसित भारत के निर्माण में प्रेरणा का स्रोत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली की मृतक छात्रा के परिवार से की मुलाकात। पार्षद की बेटी की फैजान ने कर दी थी बेरहमी से हत्या। भाजपा ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। नड्डा ने मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। सोमवार को बुलाया राज्यव्यापी बंद। केजरीवाल के शुगर लेवल पर गरमाई सियासत। आप कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर किया प्रदर्शन। तो भाजपा बोली विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें, नहीं है किसी की जान को खतरा। तो सुर्खियां देख रहे थे आप, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी प्रचार करने पहुंचे। पीएम मोदी ने जालौर और बांसवाड़ा में रैलियां की तो कांग्रेस पर जमकर वो हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जो आम लोगों के लिए सही सोचता है।
ये नहीं सोचता है कि किस प्रकार से वो भ्रष्टाचार ही करते। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने जनता के हित के लिए तेजी से काम किया है, तो जल्द ही विकसित भारत के संकल्प को और तेज गति से जमीन पर उतारने की बात भी प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस की राज्य में सरकार जो थी, राजस्थान में गहलोत सरकार, वो भ्रष्टाचार के काम कर रही थी, जनता का हित में काम नहीं कर रही थी। लेकिन मौजूदा सरकार किस तरीके से जनता के हित में काम कर रही है, इन तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने जनता के सामने रखा। रविवार को चुनावी प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने 2 रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में विशाल जनसभा में जनता से संवाद किया। दिन की पहली रैली में पीएम मोदी ने जालौर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का शिष्टाचार है। पीएम ने राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें घोटालों का गड़बड़झाला नहीं फैलाया हो। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उसे अवसरवाद का गठजोड़ बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा दिया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है। वहीं पीएम मोदी का आक्रामक तेवर बांसवाड़ा में भी बरकरार रहा। पीएम ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा उसे सिर्फ अपने शाही परिवार की चिंता रहती है, लेकिन मोदी सरकार देश के गरीब, आदिवासियों और किसानों, महिलाओं सहित समाज के वंचित वर्ग के लिए काम करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वामपंथ से प्रभावित कांग्रेस का घोषणा पत्र आम लोगों की जिंदगी को भी परेशानी में डालने वाला है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान में पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय के हालात पर सवाल खड़े किए और कहा कि गहलोत सरकार के समय न सिर्फ कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या थी, बल्कि पेपर लीक जैसे भ्रष्टाचार से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया था। पीएम मोदी ने अपनी केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए किए गए कामों को रैली में गिनाया। साथ ही विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान को आगे बढ़ाने का मंत्र सामने रखा। बांसवाड़ा से विशाल बैरिस्टो और जालौर से ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बात की जाए तो प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान में आज 2 रैलियां उन्होंने संबोधित की, लेकिन विपक्षी एकता या विपक्षी रैली की अगर बात की जाए तो आज एक बड़ी रैली झारखंड की राजधानी रांची में हुई। वहां पर विपक्ष ने अपनी एकता को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कई बड़े चेहरों की मंच से गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी। लेकिन उससे बड़ी खबर यह भी बनी कि कैसे तमाम पार्टी जो एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में उसी रैली के मंच से नीचे वहां पर सिर्फ फुटबॉल देखने को मिला और ऐसे में एक कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल भी हो गया। सवाल यह उठता है कि आखिर किस प्रकार के विरोधाभास के साथ में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है, क्योंकि प्रचार में भी एक साथ दिखना अभी तक दिखाई नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं, तो किस प्रकार से विपक्षी गठबंधन यहां पर मौजूद है,
एनडीए के सामने। देखिए इस रिपोर्ट को। एक तरफ चुनावी रण अपने शबाब पर है, वहीं विपक्ष का इंडी गठबंधन लगातार दरक रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के दिलों की दूरी छुपाए नहीं छुप रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा रांची में की गई उलगुलान न्याय महारैली में भी गठबंधन का बिखराव साफ नजर आया। विभिन्न दलों के कई नेता अलग अलग मजबूरियों का हवाला देकर इस रैली से किनारा कर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली में नहीं पहुंचे। इस अनुपस्थिति के लिए उनकी पार्टी ने तबीयत खराब होने को वजह बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की बात कहकर रैली में शरीक नहीं हुए। उधर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी पहले ही चुनाव प्रचार को वजह बताकर रैली में न आने की घोषणा कर चुके थे। रैली में शामिल नेताओं ने भाजपा पर हमले किए और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई जैसे मुद्दे दोहराए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार ने काम करनी थी। हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। विपक्ष में ये बिखराव कितना भीषण है, इसका नजारा रांची की रैली में ही हो गया। जिस समय मंच पर इंडी गठबंधन के नेता साथ चलने का दम भर रहे थे, उसी जनसभा में कुछ ऐसी सिरफटव्वल मची हुई थी। राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हुई इस लठबाजी में एक कार्यकर्ता का सिर ही फट गया। भाजपा इस खींचतान और सिरफटव्वल को लेकर इंडी गठबंधन को घेर रही है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राजग की लहर चल रही है, उसके कारण हताश, निराश और बदहवास कांग्रेस और इंडी अलायंस के कार्यकर्ता भी एक दूसरे का सिर फोड़ने पर आमादा हैं। पराजय सुनिश्चित होने के कारण उपजी कुंठा का यह परिणाम है कि वे एक दूसरे का अब सिर फोड़ दे रहे हैं। रांची की रैली के मंच पर कुछ दल पास पास जरूर बैठे, लेकिन जमीन पर वो एक दूसरे से उतने ही दूर हैं। पश्चिम बंगाल में ममता कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और सीपीएम एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में लगे हैं। इसके बाद भी इंडी गठबंधन के कुछ नेता आशाओं से भरे बयान दे रहे हैं। We are together in West Bengal, we are together in Tripura, we are not together in Kerala because suppose the Congress or the CPM, they join together, what happens? BJP will come up. To prevent that, we have to fight against each other so that there is no space whatsoever available for the BJP. इंडी के बिखराव की सबसे उल्लेखनीय मिसाल तो केरल की वायनाड संसदीय सीट ही बनी हुई है, जहां वाम दल राहुल गांधी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। वायनाड में राहुल की मुश्किल वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है। रविवार को कांग्रेस जिला समिति के महासचिव पीएम सुधाकरन भाजपा में शामिल हो गए। मतदान से ठीक पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। पीएम सुधाकरन ने कहा कि राहुल गांधी उन जैसे नेताओं की ही पहुंच से बाहर थे, तो आम आदमी का तो क्या ही सवाल। पीएम सुधाकरन ने राहुल को एक और कार्यकाल के लिए सांसद चुनने को वायनाड की विकास की संभावनाएं नष्ट करने वाला बताया। वायनाड में राहुल की मुश्किल डगर को लेकर भाजपा भी कटाक्ष कर रही है। शनिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वायनाड में कांग्रेस शहजादा मुश्किल में है और जिस तरह अमेठी छोड़ गए, वैसे ही जल्दी ही वायनाड भी छोड़ देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने वायनाड से एनडीए उम्मीदवार के सुरेंद्रन को पत्र भेजकर उनकी सफलता की कामना की है। पीएम ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनके निस्वार्थ सेवा भाव की भी तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विपक्षी गठबंधन के लिहाज से अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विपक्षी दलों को सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि आपसी विरोधाभास एक बड़े तौर पे दिखाई पड़ता है। कुछ तथ्यों से आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तस्वीर उस वक्त की है जब विपक्षी एक खेबेबाजी शुरू हुई थी इस बात को लेकर कि देश में एनडीए के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होगा। उस वक्त की तस्वीर है, लेकिन इंडिया गठबंधन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ गठबंधन का उस वक्त एजेंडा था। सबसे बड़ी बात थी कि एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ होगा देश भर में एक साझा उम्मीदवार। लेकिन आज स्थिति क्या है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। एक एजेंडा यह भी था कि पूरे विपक्ष को देश में एकजुट करना होगा, लेकिन आज कितने दल एक साथ हैं, यह भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। अगले तथ्य की ओर अगर जाएं तो कह सकते हैं कि चुनाव बाद पीएम का चेहरा तय करने की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले कई दल अपनी अपनी इच्छाएं, कई नेता अपनी अपनी इच्छाएं कहीं दिखा चुके हैं।
गठबंधन का संयोजक विपक्ष को रखेगा एकजुट, लेकिन संयोजक के मसले पर ही सिर्फ हटोवल नेताओं के बीच में, पार्टियों के बीच में देखने को मिलती रही है। इसी प्रकार से आपसी मतभेद भुलाकर मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने की बात कही गई थी, लेकिन एकजुटता कितनी है यह भी अपने आप में सवाल पैदा करती है। संयोजक कमेटी बनाकर आपसी समन्वय बनाने की बात की थी, पूरा प्रचार एक साथ करने की बात की थी, लेकिन वो समन्वय की कमी है, शायद इसीलिए लगातार ये सुर्खियां भी बन रहा है। अगले तथ्य के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस प्रकार से ये तो एजेंडा था, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, किस प्रकार से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से विपक्षी एकता या इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर ही तमाम प्रकार के सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। पहली बात यह कि बिखरता विपक्ष क्यों है। गठबंधन की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार अलग हो गए, जो कि अब एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ हैं, तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा शुरुआत कहा जाए जो करने वाले व्यक्ति थे वो आज अलग है। नीतीश कुमार के अलावा इसके अलावा और क्या तथ्य हैं। नहीं हो पाई गठबंधन की शुरुआती बैठकें, क्योंकि जब पिछले साल जब ये शुरुआत हुई तो उसके बाद में लंबे समय तक साहब बैठक होने वाली है, लेकिन वो सिलसिला कई बार तय नहीं हो पाया। बैठकों को लेकर, रैलियों को लेकर ये स्थिति दिखाई पड़ी। जल्दी से अगले तथ्य की ओर हम जाते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है। कांग्रेस के रुख से लगातार असमंजस बना रहा। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे, क्या वो हिस्सा होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर एक विरोधाभास दिखाई पड़ा। नेताओं के विरोधाभासी बयान भी तमाम पार्टियों से सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से स्थिति स्पष्ट नहीं बल्कि अस्पष्ट बनी हुई थी, असमंजस बना हुआ था। संयोजक बनाने पर नहीं बन पाई थी सहमति, और शायद इसी को लेकर सबसे ज्यादा बिखराव भी इंडिया गठबंधन में देखने को मिला था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं जिसकी वजह से बिखरता विपक्ष कहा जा रहा है। सीट शेयरिंग पर मचा घमासान, और जिस प्रकार की बात थी साझा उम्मीदवार देने की, वो जमीन पे नहीं हो पाया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई दलों के बिना सहमति के घोषित किए गए प्रत्याशी तय था कि साहब महाराष्ट्र में एक साथ तय करेंगे, उसके बाद घोषित करेंगे, लेकिन कुछ दलों ने अपने अपने तरीके से अपने प्रत्याशी घोषित करना शुरू कर दिया। ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार हो, ये स्थिति देखने को मिली थी। कई राज्यों में विपक्षी दलों का नहीं हुआ गठबंधन, क्योंकि कई राज्यों में विपक्षी दल अभी भी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने एकला चलो की नीति अपना ली, उसके बाद से बिखराव को लेकर लगातार गंभीर सवाल खड़े होते रहे। घोषणा के बाद भी पहली भोपाल रैली स्थगित हो गई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय की यह बात है, उस वक्त घोषणा हो गई थी कि पहली बड़ी रैली भोपाल में होगी, लेकिन उस वक्त कमलनाथ ने कहा साहब ऐसी कोई रैली होने वाली नहीं है, और उसके बाद भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने गठबंधन से नाता तोड़ दिया। इंडिया गठबंधन के साथ वो पहले जा रहे थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है, तो ये भी अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा था। बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट अलग अलग चुनाव मैदान में है, जहां पर एकजुटता की जरूरत थी। बड़ा एक राज्य है, एक मैसेज देना चाहिए था, लेकिन आज मैसेज अलग प्रकार से जा रहा है। केरल में नहीं हो पाया गठबंधन, यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के सामने है। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में एक साथ है, केरल में आमने सामने की लड़ाई में है, तो यह अपने आप में एक विरोधाभास दिखाता है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता नहीं हो पाया। हालांकि दिल्ली की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो जहां पर यह सहमति बनी है, लेकिन पंजाब में दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो यह अपने आप में बिखरता विपक्ष की तस्वीर दिखाता है। बिहार में भी बहुत माथापच्ची के बाद में सीट शेयरिंग पर सहमति बन पाई थी, तो यह भी दिखा रहा था कि साहब बड़ा कुछ फंसा हुआ है मामला, और पप्पू यादव के मामले को लेकर तो स्थिति अलग ही हो गई। यूपी में भी कांग्रेस सपा के बीच लंबी खींचतान चली और अखिलेश यादव लगातार कहीं ना कहीं दबाव बनाते रहे, तब जाकर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने एक तरीके से समझौते को आगे बढ़ाया था। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती गठबंधन से अलग हुई, वहां पर भी पीडीपी और महबूबा मुफ्ती एनसी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो वो एकजुटता वहां पे नहीं हो पाई है। बंगाल, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां के मिला के सभी 81 लोकसभा सीटें होती हैं, यहां पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं है। तो ये अपने आप में विरोधाभास पैदा करता है कि कई राज्यों में आप एक साथ नहीं है, बहुत से विपक्षी दल एक साथ नहीं है, साझा उम्मीदवार आपके एक साथ नहीं है। तो ऐसे में चुनाव को लेकर जो एकजुटता की बात की जा रही थी, वो किस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण होगी, तो ये अपने आप में बहुत जरूरी है। और इसी मसले और मुद्दे पे हम आगे चर्चा भी करेंगे कि आखिर एकजुटता की बात करने वाला विपक्ष, क्योंकि आज जो झारखंड में रैली भी हुई है वहां पर भी कई नेता नदारद नजर आए, और ऐसे में जब नेताओं के सामने ही सिर्फ फुटबॉल भी देखने को मिला, तो आखिर किस प्रकार से चुनौती मजबूती से एनडीए को मिलेगी, इस पर करेंगे चर्चा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी,
नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आज की बड़ी खबर का, किस तरीके से चुनावी प्रचार के बीच में विपक्षी गठबंधन के एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी कि किस प्रकार से विपक्षी या इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह भी अपने आप में कई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। SN सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। अनिल यादव है, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल यादव जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि ये आज जो एक रैली झारखंड में हुई है उसमें कई बड़े नेताओं के नदारत रहने से लेकर ये सवाल खड़ा हुआ कि साहब क्या विपक्षी एकता आज भी कायम है, क्योंकि ये कई प्रकार के साथ प्रचार ना करना, उसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई रैलियां एक साथ करने की बात थी, वो नहीं हो रहा, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और आज भी तमाम बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी, राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे, हालांकि उनका बीमारी की वजह बताई गई है, लेकिन ये जनता के बीच में परसेप्शन देता है क्या सब कुछ ठीक चल रहा है इंडिया गठबंधन के बीच में। अनिल जी। सिंह साहब, आपको हमारी एकता की कितनी चिंता है ना। मेरा दिल भराया देखकर कि आप कितना इंडिया गठबंधन से प्यार करते हैं कि लगातार हमारी एकता की चिंता कर रहे हैं। आप जहां जहां हमारी लड़ाई नहीं भी, आपने वहां का भी जिक्र कर दिया। आपने सपा से भी हमारी खींचतान बता दी, नीतीश बाबू और तमाम तरह के नेताओं के नाम गिनवाए। कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा सोच लीजिए। भाई, सत्ताधारी पार्टी है, हरियाणा में उनके सहयोगी से उन्होंने धोखा कर दिया, जेजेपी से नहीं बन पा रही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे आने वाले थे, क्या हुआ, नहीं आ पाए। तमिलनाडु में AIADMK छोड़ के चली गई, पंजाब में अकाली दल छोड़ के चली गई। तो कभी इतनी चर्चा इन पे भी कर लीजिए। और जितनी चिंता आपने हमारी करी है, यदि नौजवानों की चिंता कर लेते ना तो देश में बेरोजगारी का आलम नहीं होता। सरकार पे थोड़ा सा प्रेशर बन जाता कि भाई सिंह साहब डिबेट में शाम को बेरोजगारी पर सवाल पूछते हैं, कम से कम इन बेरोजगार के लिए हमें कुछ नौकरी का व्यवस्था करनी चाहिए। अनिल जी, आप दबाव बनाने के लिए मुझसे, अनिल जी आप दबाव बनाने के लिए मुझसे कर रहे हैं। अनिल जी, अरे सुन तो लीजिए, अनिल जी सुन तो लीजिए। आप दबाव बनाने के लिए टीवी चैनल से कह रहे हैं, लेकिन वो तो काम आपका है। अगर आप विपक्ष में हैं तो सरकार पे दबाव बनाने का काम आपका है। और रही बात मसले और मुद्दे उठाने के लिए आपकी मौजूदगी है। आपका दिल भले ही भराया हो, लेकिन पूरी दमखम से उठाइए मसले मुद्दे, इसीलिए आप यहाँ मौजूद हैं। मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। वो ऐसे ही, वो देखिए मीडिया में, सुनिए, मीडिया में टीवी पे तो कॉमेडियन भी आते हैं, लेकिन कॉमेडियंस को तो हम लोग फोर्थ पिलर नहीं कहते ना। मीडिया को फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी है। ठीक है, आप कह रहे हैं, अभी विरोधाभास की बात कर रहे थे आप। विरोधाभास पता है क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा गप कर जाते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और उसके बाद भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, ये होता है विरोधाभास। जब अजीत पवार दूसरे पक्ष में होते थे, विपक्ष में होते थे, तब उनको कहते थे कि इस पे 25,000 करोड़ का घोटाला है, और जब अपने पास आ गए तो उन्हें डिप्टी CM बना दिया, ये होता है विरोधाभास।
अशोक चौहान को आदर्श बॉय कहते थे, आदर्श घोटाले के। अच्छा, मतलब आप इस बात का अभी जवाब देने से बचना चाह रहे हैं अनिल जी कि विपक्षी एकता पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस सवाल से बच के आपको जो राजनीतिक आरोप लगाने हैं आप उस दिशा में आगे बढ़े। तो ठीक है, आपके आरोप को ही आगे बढ़ा देते, ये मानते हुए कि कांग्रेस इस सवाल से बचते हुए आरोपों को आगे बढ़ा रही है। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, जो सीधा सवाल था उससे बचते हुए उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं, लेकिन गंभीर सवाल है जो लगातार बीजेपी को सवाल उठ रहा है कि साहब किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या फिर जमीनी मसले और मुद्दे हो, या आप अपने जो सहयोगी हैं उनको अपने साथ जोड़ के नहीं रख पाए, वो सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं। एसएन सिंह जी। अरन जी देखिए, टेपरी कार्ड बजाने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोकल कहावत है, बहुत देसी कहावत है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबत जाने जानत सकल जहान। अरे भाई, जब सीताराम येचुरी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं किस मुंह से प्रचार करूंगा, मैं केरल में जाकर क्या जवाब दूंगा, राहुल गांधी जी जब स्वयं कह रहे हैं कि केरल के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं ईडी सीबीआई गिरफ्तार कर रही है, जब अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कह रही है क्यों नहीं भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पे सवाल बनता है कहां भाग कर जाएंगे। अरे हमारे मित्र जो यादव जी थे, इनसे आप बताइए, सभी विषयों पर डिबेट हुआ। आज डिबेट इस बात को हो रही है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए, उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं गए, सीताराम येचुरी जी क्यों नहीं गए, क्यों कुर्सियां चली, क्योंकि ये एक गाना है, बाबूजी धीरे चलना जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। वाकई में इस राह में धोखा है। पंजाब में आप एक दूसरे को गाली देंगे और जब दिल्ली में आएंगे चुनाव लड़ेंगे तो जनता पूछेगी नहीं, केरल से पूछेगी नहीं कि भाई पश्चिम बंगाल में आप एक दूसरे को गाली और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो ये इनको तय करना है कि क्या करना है। आप देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी लोग रैलियां कर रहे हैं। आर्यन जी बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को भ्रष्टाचारी ही तो कहेगा, चोर तो चाहता है कि हम सबको चोर कह दें ताकि हम भी उसी पंगत में बढ़ जाएं, लेकिन नहीं आर्यन जी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जवाब नहीं दिया एक बार भी इन्होंने, ना अजीत पवार पे ना प्रफुल्ल पटेल। जवाब आपने भी नहीं दिया। मैं हर्षवर्धन जी के पास जाता हूं। हर्षवर्धन जी, जान नहीं है कि भाई केरल में जाकर क्या जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, मैं इस मसले पे भी आता हूं, केरल जान रही है कि आपने लूट लिया। हर्षवर्धन जी, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब सवाल उठता है, कोई एक सीधा सवाल पूछा जाता है तो राजनीतिक दल उससे बचने की सीधे कोशिश करते हैं। यही शुरुआत से अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि राजनीतिक आरोप लगाना उनका एक विषय है, वो कर सकते हैं, बट उसके अलावा वो जवाब भी दें, वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। विपक्ष के एकजुटता को लेकर गंभीर सवाल तब से हैं जब से ये एक कवायद शुरू हुई थी और आज भी ये सवाल कमोवेश बना हुआ है। हर्षवर्धन जी। विपक्षी एकजुटता को लेकर सवाल शुरू से थे और जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप राजनीति में किसी से कोई गठजोड़ कर सकता है। आज उनके साथ हैं, कल उनके साथ है, ये बड़ा सामान्य सा है, ये कोई नई बात नहीं है। अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं, इससे कोई फर्क भी जनता को नहीं पड़ता। वो जो कहते हैं ना, उनके जो समर्थक होते हैं वो उनके साथ मूव करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है, इसीलिए गठजोड़ में नीतीश कुमार बार बार पलटी मारते हैं। उसके बावजूद वो एक बड़ी ताकत, एक बड़ा वोट बैंक उनके पीछे खड़ा है। ऐसे हर राजनीतिक दल का होता है, लेकिन इसके बावजूद जब एक साथ आते हैं, आज हमने एक साथ कर लिया, उस साथ के बाद क्या हम एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्या हम भीतर घात कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय राजनीति के इतिहास में जैसा गठजोड़ इस बार हुआ है, ये जो विपक्षी गठजोड़ हुआ है, ऐसा गठजोड़ तो कभी हुआ ही नहीं कि भाई एक राज्य में हम समझौता करते हैं दिल्ली में, और दिल्ली से पंजाब पहुंचते पहुंचते वो समझौता टूट जाता है। एक राज्य में हम समझौता करते हैं पश्चिम बंगाल में, और केरल में वो समझौता नहीं काम करता है। इस तरह से राजनीति नहीं चलती। और उसका एक छोटा उदाहरण आज देखने को मिला, जो रांची में प्रभात तारा मैदान में जो उलगुलान न्याय रैली हुई है, नेता लोग आए। राहुल गांधी की अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो हमें ये मानना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी करे तो उसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वहां एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने कांग्रेस वालों पर हमला किया। अब ये आप देखिए, जहां जो है पटना में आप कहते हैं कि लालू जी सब तय कर देते हैं पूरे बिहार का, लेकिन क्या होता है जी, पटना में इसकी बुनियाद रखी गई थी, नीतीश कुमार हट गए, दूसरे नेता हटते चले गए, मुंबई में गए वहां से हट गए। अब पूर्णिया में एक टिकट की बात थी, पप्पू यादव आके कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव को बर्दाश्त नहीं होता है। तो मुझे लगता है भरोसे का बड़ा संकट है, और उसकी वजह से विपक्ष
विपक्षी गठजोड़ बेहद कमजोर दिख रहा है। जनता बिल्कुल, का ये भरोसा विश्वास बहाली का एक संकट है, तो शायद तभी कमोबेश ये खबरें आती हैं। आप तीनों मेहमानों से निवेदन, आप बने रहिए हमारे साथ, एक खबर और दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से अर्बन नक्सल के चंगुल में चली गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस जनता की संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को देना चाहती है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। तो प्रधानमंत्री का आज राजस्थान में सीधा हमला कांग्रेस के ऊपर। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अनिल यादव जी हमारे साथ में। अनिल जी, सीधे तौर पे आरोप इस बात को लेकर है कि साहब किस तरीके से आप लेफ्ट पार्टीज के प्रभाव और दबाव में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आपकी सोच पे उनका फर्क दिखाई पड़ रहा है। सीधा आरोप लग रहा है राष्ट्र के विरोध को लेकर, किस प्रकार से सनातन के विरोध को लेकर, और आपका जो आपसी गठबंधन भी है उसमें विरोधाभास इस बात को कि बंगाल में आप साथ हैं, केरल में आप एक दूसरे के सामने हैं। तो ये अपने आप में स्थिति दिखाई पड़ रही है। अनिल जी देखिए, आरोप अगर कोई लगाता है तो जवाब तब दिया जाता है यदि उस आरोप में कोई सच्चाई हो। प्रधानमंत्री जी ने आज के भाषण से दिखा दिया कि प्रथम चरण की हार के बाद बिल्कुल बौखला गए हैं। कोई मर्यादा का ध्यान नहीं है, कोई गरिमा का ध्यान नहीं है। आप बताइए, उस मैनिफेस्टो की, हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को छीनने की बात है। मैं, हर्षवर्धन जी मेरे बड़े भाई हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं तो कहूंगा क्योंकि ये भाजपा वालों से ज्यादा इनका अच्छे संबंध है
कि मोदी जी इस तरह की बात करके ये बता रहे हैं। ये तो हमें पता है कि उन्हें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लेकिन हिंदी भी नहीं पढ़ना आता, ये नहीं पता था। हमारा मैनिफेस्टो दोनों भाषा में, एक भी भाषा में यदि आपके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार से संपत्ति का सर्वे होगा, जातीय सर्वे के साथ साथ संपत्ति के सर्वे का जिक्र है ना उसमें? नहीं, सुन लीजिए ना जी भाई, सुन लीजिए ना। अब आप क्या जातीय सर्वे पे बात करी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आपका सारा संसाधन उठाकर मुसलमानों में बांटेंगे, कहा या नहीं कहा? आप बताइए। हाँ, ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना, कहते थे कि मुसलमानों पर ये तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था सर। भाई साहब वो आप सुन लीजिए ना भाई साहब, मनमोहन सिंह जी का वो भाषण अंग्रेजी में था, उसका हिंदी अनुवाद मैं किए देता हूं और कहिएगा प्रधानमंत्री जी से पढ़ लिया करें। सर कई बार आप सबने सुना, वो तो मनमोहन जी ने कहा था। नहीं तो क्या उसमें क्या, आप कैसी बात कर रहे हैं? उसे चलाइए, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा चलाइए। उसमें क्या कहा था मैं बता देता हूं। सर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, अभी आप चर्चा के बाद उसको देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। प्राथमिकता सिंचाई है और उसके साथ साथ हमें पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखना है। अगर पिछड़े और दलितों का नाम ले दिया तो क्या गलत कर दिया? आपको बड़ी दिक्कत आ रही है पिछड़ों की बात होने से, दलितों की बात होने से, आदिवासी की? चौथे नंबर पे उन्होंने मुसलमानों का नाम किया, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान सुनाई दिया, पिछड़े दलितों की तो आपको बात नहीं सुनाई दी। ये सिर्फ और सिर्फ हार का डर है। प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि जो 400 पार्टी ठीक है। एसएन सिंह जी, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि पहले दौर के चुनाव के बाद में आपको इस बात की हताशा नजर आ रही है कि आप हार रहे, इस प्रकार से आप नए नए मसले लेकर आ रहे हैं। एसएन सिंह जी, अनिल जी मैं आता हूं आपके पास। आपने बात की, आपकी आरोप आगे बढ़ा। एसएन सिंह जी, अनिल जी चुप रहिए, अनिल जी अब आपने अपना आरोप लगा दिया, उनका जवाब सुनिए। एसएन सिंह जी अरे सुन लीजिए, देखिए हर बार काके लोग कहते हैं कि ऐसे ही कह दिया। अरे मीटर लीटर में जो अंतर नहीं जानता है वो कुछ भी कर सकता है। जो बाहर जाके कहेगा भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र रही नहीं। जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार तो बताया ही, जिसने कहा हिंदू आतंकवादी हैं, जिनकी पार्टी करी है कि मंदिर लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, ऐसे राहुल गांधी जी क्या क्या कहेंगे भाई? कर सकते हैं, हो सकता है इनके प्रवक्ता पढ़े लिखे हो, लेकिन तो राहुल गांधी जी को हटा के प्रवक्ता को राहुल गांधी के पद पर बैठा पढ़े लिखे तो मैं तो गारंटी से हो सकता नहीं, मैं तो गारंटी। आप अपनी बात रखिए, आरोप लगाइए, सुन लीजिए धैर्य से। और आप सुन तो लीजिए, देखिए कब कब क्या क्या कहें आप। देखिए चुनाव भारत में हो रहा है, भारत की सबसे पुण्य भूमि अयोध्या, मथुरा और काशी है, उसको हमेशा सनातन को अपमानित करना, अब बाद में जातिवाद पर ले आएंगे। अरे हमको जाति में क्यों बांट रहे हैं सर? सभी धर्मों को जातियों में बांटना है तो बांटियो। गिरा के सिखों की, बड़ा पेड़ गिरा के आनंद जी सिखों की हत्या करा देते हैं और कहते हैं तो बड़ा पेड़ गिरने पे हो जाता है। देश के संसाधनों पे क्या अधिकारी नहीं बताते? इसी देश में मीसा भी लगाते हैं। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं, वहां आपातकाल लगा देते हैं। क्या क्या नहीं किए? एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे के लिए नसबंदी, एक के लिए यात्रा में छूट, एक के धार्मिक यात्रा की छूट, एक के शिक्षा पर छूट, बहुत सारे काम किए। अब तो हम सबका साथ सबके विकास की बात, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा तकलीफ हो रहा है, सबका साथ सबके विकास की बात को ले। अरे हम कहते हैं भगवान राम को क्यों काल्पनिक कहते हैं? हम कहते हैं भगवान राम को क्यों गाली देते हैं? क्यों सनातन को गाली देते हैं भाई? भगवान को क्यों जातियों में बांटते हैं? धर्म को क्यों जातियों में बांटते हैं? सबको स्वतंत्रता है आर्यन जी अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा और चिंता करने की, लेकिन ये लोग कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। आज उसी मोदी जी के नाते पैर रखने की जगह नहीं है अयोध्या में। आज सनातन के लोग, देश के लोग जग गए। हर्षवर्धन जी, मैं हर्षवर्धन जी से भी इस सवाल को लेता हूं। हर्षवर्धन जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनावी तपिश में। आर्यन जी 10 सेकंड लास्ट में। जी संक्षिप्त जी। जो सोए का माल तो आर्यन जी कोई भी लूट सकता है। सनातन के लोग अब जग गए हैं, ये लोग माल अब लूट नहीं पाएंगे, अब सनातन को गाली दे नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि ये जो मसला लगातार बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री खासतौर से मुखर तरीके से उठा रहे हैं कि कांग्रेस की सोच अब लेफ्टिस्ट अर्बन नक्सल के तरीके से हो रही है, उनके घोषणा पत्र में किस प्रकार का एक प्रभाव दबाव दिखाई पड़ रहा है, और विरोधाभास इस बात का भी, इसका हम जिक्र कर रहे थे कि साहब केरल में लड़ाई है, बंगाल में एक साथ नजर आते हैं, दिल्ली में हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि ये भी अब मसला है? और साथ साथ संपत्ति का सर्वे, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने तीखा हमला बोला है आज। देखिए, सबसे पहले तो ये कि तथ्य के तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और विशेषकर मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया था। उसमें पिछड़े और अल्पसंख्यकों की भी बात की थी,
जो उस वक्त के प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार संजय बारू थे, उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण दिया था और इस पर बाकायदा दुनिया भर के जितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिपोर्ट की थी। बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है, उसमें बहुत विस्तार से। लेकिन बीबीसी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कम से कम उसकी बात तो कांग्रेस के लोग भी आसानी से स्वीकार करेंगे। अब जो राहुल गांधी हर भाषण में कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि वो बाकायदा जब उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली तो उन्होंने कहा कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे? ये कौन सा सर्वे नया आ गया? क्या वो बार बार देश के उद्यमियों पर, उद्योगपतियों पर हमला नहीं बोल रहे हैं? क्या वो इस देश में एक अराजकता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये शब्द अंग्रेजी में और संपत्ति विभाजन ये हिंदी में नहीं लिखा हुआ है कांग्रेस के घोषणा पत्र में? और जाहिर है जब आप कहते हैं कि हम किसी की संपत्ति है, कितना किसने कमाया और उसके बाद हम उसको बांटेंगे, ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, वामपंथी सोच है, जो एनार्की, अराजकता की तरफ ले जाता है, जो देश को पीछे की तरफ ले जाता है। कांग्रेस की ये सोच नहीं थी। मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस की ये सोच हो नहीं सकती। जिस कांग्रेस के शासनकाल में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा कि इस देश का हर व्यक्ति चाहे तो अपने उद्यम से पैसे कमा सकता है, जो लिबरलाइजेशन की बात हुई, उदारीकरण की बात हुई, और आज कांग्रेस यहां तक पहुंच गई कि सबकी संपत्ति का सर्वे करेंगे और उसको लोगों में बांट देंगे। मुझे लगता है कि ये अराजकता है, इस अराजकता की तरफ नहीं जाना चाहिए था। और अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करेंगे तो उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। जी अनिल जी, आज जो रैली हुई रांची में, उसमें लड़ाई का, कार्यकर्ताओं के बीच का एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। आपको लगता है कि इस प्रकार से भी एक संदेश बेहतर नहीं जा रहा है? इंडिया गठबंधन के दलों के आपसी एकता को लेकर उनके कितने पास, कितने दूर के खड़े हुए हैं, या किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में सर फुटबॉल चल रहा है? आपको लगता है कि यह भी एक गलत तस्वीर गई है आज इस रैली से? बुलंदशहर में प्रधानमंत्री जी आए थे तो आरएलडी वालों ने लठ मार मार के, बीजेपी को, इनकी आपस में लड़ाई हो गई तो आरएलडी वालों ने बीजेपी को लठ मार मार के भगाया। फिर मेरठ में क्या हुआ कि बीजेपी वालों ने आरएलडी वालों को लठ मार मार के भगाया। तो ये कोई मुद्दे नहीं है, ये तो लड़ाई, और किसी ने किसी को कुछ कह दिया हो, किसी ने किसी कार्यकर्ता को कुछ अपशब्द कह दिया हो, कहीं कुछ बात हो गई होगी तो हुआ होगा। तो हमने तो भारतीय जनता पार्टी के, हम तो रोज लठ बजते हुए देख रहे हैं, हम तो नहीं चर्चा कर रहे। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि हम हमारे 5 न्यायों की बात करना चाहते हैं। 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, आप उस पर चर्चा करिए। 1 साल की पक्की नौकरी ट्रेनिंग के साथ देना चाहते हैं, उस पर चर्चा करिए। माताओं बहनों को हम 1 लाख सालाना देना चाहते हैं, आपने सही बात कही अनिल जी, आपने सही बात कही अनिल जी, इसके तो लंबी डिबेट हो जाएगी। अनिल जी, आपने सही बात कही कि नौकरी को लेकर आपने कहा, तो ये जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी कि वो किस प्रकार से गरीबी खत्म कर देंगे, पैसे महिलाओं के 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएंगे, तो उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? जी, कैसे वो इतना पैसा आएगा जनता को देने के लिए? संभवतः अनिल जी से शायद हमारा संपर्क कट गया। लेकिन एसएन सिंह जी, आपको लगता है कि जो लगातार बात कही जा रही है वो इस प्रकार से कह रहे हैं कि साहब गैर जो मसले हैं उनको मसला बनाकर कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश है? एसएन सिंह जी, देखिए आर्यन जी, जब लैंड जिहाद वाले, लव जिहाद वाले और कांग्रेस जो धोखा जिहाद वाले, तीनों जब एक हो जाते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं। आर्यन जी, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश या देश में कांग्रेस की और इनकी मिलीजुली सरकार नहीं रही है। अभी राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहां देखे होंगे कि वहां पे तो गला कट जाता था। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, गेम से लेकर गोबर तक के घोटाले करते हैं, क्यों नहीं वहां न्याय की बात करते, क्यों नहीं रोजगार दे? पंजाब में इनकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। इसीलिए कह रहा हूं कि लैंड जिहाद वालों के साथ, लव जिहाद वालों के साथ ये कांग्रेसी जो धोखा जिहाद, आज ये धोखा जिहाद चला रहे हैं, किसी तरह से चाह रहे हैं कि पुनः एक बार भारत में अपनी सरकार बना लें और धोखा जिहाद चलाएं। तो भारत की जनता इस धोखा जिहाद से सतर्क है, सावधान है। और फिर कहूंगा कि बाबूजी धीरे चलना, जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। बिल्कुल, आप ये बात जो कह रहे हैं हल्के फुल्के अंदाज में, जनता आपके वायदों को भी समझेगी, विपक्षियों को भी समझेगी, उसके बाद फैसला करेगी। हम सब 4 जून को एक बार फिर से बात करेंगे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर,
खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज़ नाइट। और हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि किस प्रकार से चुनावी पारा तेज हो रखा है प्रचार को लेकर। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में बीजेपी की ओर लिए प्रचार करने पहुंचे तो बीजेपी के तमाम अन्य बड़े नेता, जिसमें जेपी नड्डा हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, तमाम नेता अलग अलग राज्यों में पहुंचे और जनता से समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने जनता से संवाद किया। क्या कुछ मसले और मुद्दे उन्होंने रखे जनता के बीच में, तो देखना जरूरी है। दिखाते हैं आपको आज एनडीए के लिहाज से कैसा रहा प्रचार का दिन, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब देश में चल रहे आम चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार के कटिहार और असम के सिलचर में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जिस कांग्रेस ने मंडल कमीशन का विरोध किया, उसी की गोद में लालू प्रसाद और उनके बेटे बैठे हैं। अमित शाह ने असम के सिलचर में रोड शो भी किया। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव बताया। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की घटना से मानवता शर्मसार हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को गुंडों की पार्टी बताया। और ममता जी, क्या यह सब आप नहीं देखती हैं? क्या हो रहा है भारत में? आपको चाहे मार पीट खरीद जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में सरकार बननी चाहिए। इसी बात की आपको चिंता रहती है? ये गुंडा का पार्टी है, टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। गुंडा का काम गुंडा कर रहा है, इसका साथ गुंडा है, पुलिस है, जनता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कहा कि इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला। राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूँ, न 2014 में न 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है
और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष और कोयम्बटूर से बीजेपी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार जी कृष्ण कुमार के लिए रोड शो किया। लोगों से मिल रहे जबरदस्त समर्थन से उत्साहित के अन्नामलाई ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री और नॉर्थ मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महासमुंद में चुनावी रैली की और भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने मां दक्षिणा काली मंदिर में पूजा की और ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय घोषणा पत्र मोदी की गारंटी का मलयालम और तेलुगु संस्करण को भाजपा राज्य इकाई द्वारा जारी किया गया। डीडी न्यूज। चुनाव में सभी दल इन दिनों धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। विपक्षी गठबंधन के दल भी जनता के बीच जाकर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश पहुंचे तो प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में आज प्रचार करने पहुंची। कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआईएम ने साझा प्रेस वार्ता की तो बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश को यूपी के अमरोहा में पहुंची और उन्होंने वहां पर प्रचार करके जनता से समर्थन मांगा। कैसा रहा तमाम विपक्षी दलों का आज का चुनावी प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने भी अपने प्रचार अभियान को और तेज कर दिया है। इंडी गठबंधन और अन्य दलों के नेता जनसभाएं करके वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यूपीए काल में उठाए गए मनरेगा जैसे कदम याद दिलाते हुए खड़गे ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। खड़गे ने पहले चरण के मतदान में इंडी गठबंधन की बढ़त का विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार की कमान संभाली। बालोद और राजनांदगांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तब जन कल्याण के बहुत काम हुए। खेती से रोजगार मिलता था, खेती से आमदनी बनती थी, खेती से किसान मजबूत बनता था। आज क्या हालात हैं? रैलियों के बीच कोलकाता में कांग्रेस और सीपीआईएम ने साझा प्रेस वार्ता की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीपीआईएम नेता विमान बोस की इस प्रेस वार्ता में भाजपा के साथ साथ टीएमसी भी निशाने पर रही। दिलचस्प बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में इंडी गठबंधन की बैठकों में टीएमसी इन दोनों दलों के साथ मंच पर दिखाई देती है। पिछले 2021 साल में बंगाल में चुनाव हुई थी। उस चुनाव में सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण इस तरह हुई थी कि लाभार्थी से दोनों पार्टी हुई थी, एक बीजेपी और एक टीएमसी। इंडी गठबंधन के अलावा अन्य पार्टियां भी प्रचार अभियान में जुटी हैं। बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यूपी के अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मायावती ने भाजपा पर खूब निशाना साधा। आपका ये जो क्षेत्र है अमरोहा, तो ये कारीगरी के साथ साथ किसानी के भी मामले में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी खेती होती है, लेकिन वर्तमान बीजेपी की सरकार ने किसानों का विशेष ध्यान नहीं रखा है। दूसरे चरण का मतदान जैसे जैसे पास आ रहा है, जनसभाओं, रोड शो और जनसंपर्क का सिलसिला तेज हो रहा है। सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंककर मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं और कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे।
एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2550वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने इस मौके पर भगवान महावीर के दिखाए रास्तों पर चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि कैसे उनकी सरकार बीते 10 वर्ष से भगवान महावीर के दिखाए मार्ग और संदेश पर काम कर रही है, ताकि दुनिया के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए बेहतरी से काम किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर इन दिनों जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने आज तिहाड़ जेल के बाहर इंसुलिन लेकर प्रदर्शन किया, तो भाजपा ने इस मुद्दे पर राजनीति न करने के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा है, संदेश दिया है, अपील की है। तिहाड़ जेल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि केजरीवाल को डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही दवा दी जा रही है और वो पहले से ही इंसुलिन न लेने की सलाह के मुताबिक चल रहे थे। इस मामले में अदालत में सुनवाई भी हो चुकी और कल अदालत इस पूरे मामले पर अपना फैसला भी स्पष्ट रूप से सामने रखेगी। कर्नाटक की राज्य सरकार इन दिनों राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर घिरती नजर आ रही है। बीते दिनों हुबली में एक छात्रा की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। उससे पहले ही गढ़ जिले में 4 लोगों की सनसनीखेज हत्या का एक और मामला सामने आया है। चुनावी मौसम में खराब कानून व्यवस्था का मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा गर्मा गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मृत छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। जेपी नड्डा ने इस बात का भी मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात खेल की खबर की। भारत के रेस वॉकर्स प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में इन दोनों ने मिक्स्ड मैराथन रेस वॉकिंग रिले इवेंट में 18वां स्थान हासिल किया। तो फिलहाल न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं राष्ट्रीय महत्व की कुछ और खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप इन खबरों को देखिए विस्तार से और फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। निर्वाचन आयोग ने 22 अप्रैल को आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। इन लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में एक धर्मशाला का शिलान्यास किया। उन्होंने सिगरा में श्री काशी नाटकोट्टई क्षेत्रम संस्थान द्वारा बनाए जा रहे 135 कमरों की इस 10 मंजिला धर्मशाला की नींव रखी। इस अवसर पर तमिलनाडु के कानून मंत्री ए रघुपति मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के.टी. थॉमस ने कहा है कि नागरिकता कानून संशोधन के खिलाफ अनावश्यक संदेह उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय नागरिक से उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये अधिनियम केवल उन लोगों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है जो पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों से अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं।